एंड वेलकम टू द क्लास बंक। आज हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे और आज ये वाला जो थिंकर्स है आज इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारा इसके बाद हमारा जो है मैक्स वेबर हम कवर करेंगे, देन हमारे क्लासिकल थिंकर्स जो हमारे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इसमें टॉपिक जो है वो है एलियनेशन, कार्ल मार्क्स का एलियनेशन। देखो बेसिकली एलियनेशन का मतलब क्या होता है? एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेशन या विच्छेद या किसी चीज़ से आपको, ठीक है, उसमें आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप उससे सेग्रीगेट हो गए, उसे डिलिनिएट हो गए हो। तो इसका सीधा सा मतलब जो कार्ल मार्क्स ने दिया एलियनेशन का वो यही था कि सेपरेट हो गए आप किसी चीज़ से, ठीक है, या स्ट्रेंजेंटमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसने बेसिकली जो दिया था वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दिया कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कोई एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर काम कर रहे हैं और डेली रूटीन से सेम वर्क काम करते जा रहे हैं, ठीक है। मार्क्स यूजेस कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द डिस्टॉर्टेड रिलेशन बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन नेचर अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है। मतलब मार्क्स के अनुसार श्रम और मानव स्वभाव नेचर के बीच एक गहरा संबंध होता है, लेकिन पूंजीवाद में संबंध का विकृत कर देता है। इस विकृत संबंध को ही मार्क्स विमुक्ता या एलियनेशन कहता है, ठीक है। इन कैपिटलिज्म लेबर नो लॉन्गर सर्व एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी बट बिकम मीन्स टू अर्न मनी फॉर द कैपिटलिस्ट, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक कैपिटलिस्ट है, ठीक है, पूंजीवादी है, उसने एक फैक्ट्री खोली अपनी, उस फैक्ट्री में क्या होगा, वो वर्कर्स हायर करेगा, ठीक है, और वो वर्कर्स जो है उस वर्कर्स वो किसी प्रोडक्ट को बना रहे होंगे, ठीक है। अब जो क्या होगा, वर्कर्स बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो डेली यहाँ पे आते हैं, उस काम को परफॉर्म करते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। और ये साइकिल जो है कंटिन्यू रिपीट होती रहती है। अब इसमें एक केस आता है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस पे ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप है कैपिटलिस्ट की। डेली पर प्रोड्यूस ये लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो उन्हें रेगुलर सेम टाइप ऑफ वर्क रेगुलर करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो बोरियत हो रही है, और फिर जब वो बना भी रहे हैं, ठीक है, ना तो इकोनॉमिक में वो बेनिफिट हो रहा है उनको, ठीक है, उतनी ही पे मिल रही है, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। रेगुलर क्या हो रहा है, रेगुलर जो है वही सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं और प्रोडक्ट पे भी उसकी ओनरशिप नहीं है। तो इससे क्या होता है, जब उनको हल्की सी कॉन्शियसनेस मतलब एलियनेट हो जाते हैं वो रेगुलर काम करने से। तो यहाँ पे ये लिखा है कि मार्क्स के अनुसार श्रम लेबर मानव स्वभाव के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन पूंजीवाद इस संबंध को विकृत कर देता है। विकृत कैसे कर देता है को इसी कि जो उनमें जो ह्यूमन क्रिएटिविटी नहीं रह जाती है और उनका जो पैसे अर्न करने का वो भी दायरा है वो भी उतना लिमिटेड ही रहता है रेगुलर काम करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद। तो उसी की वजह से जो है डिलेनेट हो जाते हैं, एलियनेट हो जाते हैं किस चीज़ से? अपने काम से। इसी को कार्ल मार्क्स ने बताया, इसे कहते हैं हम एलियनेशन, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? लेबर लूजेज इट्स क्रिएटिविटी एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटी, द वर्कर बिकम्स स्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज वर्क, फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब तीनों तरीके से हो सकता है। हम आगे देखेंगे कि एलियनेशन कितने टाइप के आदमी से होते हैं, ठीक है। तो एक तो वो खुद से होता है, एक अपने काम से होता है और एक अपने कोवर्कर से होता है। इन तीनों में से डिलेट हो जाता है। रेगुलर जा रहे हो, एक ही लोग मिल रहे हैं आपको, बार बार वही मिल रहे हैं, ठीक है, अपने काम से वही काम बार बार हो रहा है, फिर अपनी लाइफ से भी वो डिलेट हो जाता है कि यार क्या ही चल रहा है जीवन में। तो कार्ल मार्क्स ने काफ़ी पहले बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज ड्यूअल प्रोसेस, अ हिस्ट्री ऑफ मैन इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग एलियनेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ मैन। तो प्रकृति पर मनुष्य का बढ़ता नियंत्रण और मनुष्य की बढ़ती विमुखता, ठीक है, यही आदिम सभ्यता पीढ़ियों में विमुखता सबसे कम थी। जैसे जैसे उत्पादन के रूप में मोड ऑफ प्रोडक्शन में गुजारा, विमुखता प्रकृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में स्थानांतरित होती है। पूंजीवाद में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है जहां मनुष्य उत्पादन का दास, स्लेव ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है और उसकी व्यक्तिगत पहचान खो जाती है। फिर इन कम्युनिज्म एलियनेशन वॉज मिनिमल, मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था, एलियनेशन जो था, एलियनेशन वो क्या था, वो मिनिमम था। जैसे जैसे आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है तो उसमें क्या होता है, एकदम से एलियनेशन बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि एक तो आदमी जो है कैपिटलिस्ट बढ़ गया, तो वो क्या कर रहा है, वो ओनरशिप हो गया लैंड का, और रेगुलर एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो आप, आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जा रही है। आप बीइंग सेल्फ, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप बीइंग नहीं रह जाते हो, आप सेल्फ सोशल बीइंग हो जाते हो। तो आप रेगुलर वही काम कर रहे हो, आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस काम में, ठीक है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी नहीं रह रही है, आपके कोवर्कर के साथ सेम ही चल रहा है आपका बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये आपको कहीं ना कहीं उस काम से मोह उसका हट जाता है कि यार कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मेरा एवोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट कार्ल मार्क्स कहते आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये पहले से ही चला रहा है मानव सभ्यता में, फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब
इन्होंने बताया कि जो विमुक्ता का सार है, जो एसेंस है, वो एसेंस इन्होंने अपनी किताब इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मॉन्यूस्क्रिप्ट में एक आइडिया को एलोबरेट करा था, जिसने बताया कि एलिनेशन में या विमुक्ता में एक पावरलेसनेस, आइसोलेशन या मीनिंगलेसनेस व्हेन इंडिविजुअल कन्फ्रंट सोशल इंस्टीट्यूशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। इट सिग्निफाइज ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल कनेक्शंस बिटवीन पीपल, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड द इंडिविजुअल क्रिएटिव बीइंग इज सप्रेस्ड बाय द सोशल बीइंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। ये विमुक्ता में ऐसी भावनात्मक स्थिति, फीलिंग है जिससे व्यक्ति असहायता, पावरलेसनेस, एकाकीपन, अर्थहीनता, मीनिंगलेस का अनुभव करता है। यह तब होता है कि जब व्यक्ति उन सामाजिक संस्थाओं से टकराता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता, या लोगों और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच प्राकृतिक संबंधों के टूटने को दर्शाता है। जब सामाजिक व्यक्ति रचनात्मक क्रिएटिविटी से दबा देता है, तब वह अपने सामाजिक अस्तित्व, सोशल बीइंग के सीमित हो जाता है और अपने सच्चे अस्तित्व बीइंग से कट जाता है। तो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक तो बीइंग एंड सोशल बीइंग, ठीक है। बीइंग वो होता है जिसमें आप खुद इंडिविजुअली होते हो, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप किसी चीज़ से बंधे नहीं होते, किसी चीज़ से सप्रेस नहीं हो रहे होते। और सोशल बीइंग में ये होता है कि आप सब चीज़ें अपनी इच्छाएं करके आप इकोनॉमिक फैक्टर पे काम करते हो, जिसको आप समाज के लिए देखते हो। वो बीइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को गाना गाना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, बट पसंद नहीं है, गाना गाना पसंद है, तो मैं अपने काम को, मैंने अपना क्रिएटिविटी टैलेंट को छोड़ के मैं अपने इकोनॉमिक अर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। गाना गा के मेरे को इतना वो नहीं मिल पा रहा था, बट मैं जब प्रॉपर एक 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ, मेरे पे उस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग हो रही है। तो मैं क्या हूँ, मैं अपने बीइंग को छोड़ के, अपने मन मार के मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो काम कर रहा हूँ जिसमें मेरे को दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, फॉर माई सर्वाइवल। तो ये हो गया सोशल बीइंग। अब सेम काम आप कर रहे हो, आप जब काम भी कर रहे हो, मतलब आपने क्रिएटिविटी भी, अपना सेल्फ बीइंग भी छोड़ दिया, आप सोशल बीइंग हो गए। उसके बाद आप सर्टेन काम भी कर रहे हो। काम कौन से, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या एज अ कोई भी कॉर्पोरेट ब्लू कॉलर, ठीक है, व्हाइट कलर, जो भी XYZ जॉब कर रहे हो आप, लेकिन सर्टेन एक रूटीन फॉलो कर रहे हो 9 to 5 का, ठीक है। और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर भी आपकी ओनरशिप नहीं है। जब ओनरशिप भी नहीं है, आप डेली वही काम कर रहे हो, तो आदमी, स्वाभाविक बात है कि एलियनेट हो जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो कि आज भी हम कॉर्पोरेट कल्चर में देख सकते हैं। ऑल दो कॉर्पोरेट नहीं, किसी भी फैक्ट्री सिस्टम में या कोई भी ऐसा काम है उसमें हम देख सकते हैं जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आदमी बोर और हताश हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि पैशन आप अपना फॉलो करो, क्रिएटिविटी मत छोड़ो, उसमें ही आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो मार्क्स साहब ये बहुत पहले ही कह गए थे कि सार उसी में है कि उसकी वजह से एलियनेशन में है कि ये कि आप जो है वही काम करिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, ना कि वो जिसमें नहीं है। क्योंकि एलियनेशन में यही होता है, फिर आपको एलियनेशन होगा जिसमें आप असहाय महसूस करोगे, पावरलेसनेस, आइसोलेशन में आ जाओगे, और कोई काम का अर्थहीनता होगी, उस काम की कोई मतलब नहीं होगा, बस आप कर ही रहे हो, आपको कोई इसमें दिल नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो आउटपुट भी सही नहीं निकलेगा। तो ये कार्ल मार्क्स बहुत पहले कह गए थे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कॉजेज ऑफ एलियनेशन। अब एलियनेशन के क्या क्या कॉजेज हैं? अनइक्वल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब बिल्कुल इनइक्वालिटी है कैपिटलिज्म, ठीक है, क्लास के हिसाब से देख लो, स्किल्स के हिसाब से, तो बहुत अकॉर्डिंगली क्या है, जो है स्ट्रक्चर अनइक्वल है। फिर द प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब इसमें कैसे, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है भाई, आपको फॉर एग्जांपल ये पेन बनाना है, तो इसकी सर्टेन एक प्रोसेस होगी, आपको वही फॉलो करना है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी कि भाई इसकी निब चेंज कर दोगे, या फिर इसके कोई और पार्ट बना दोगे, या इसकी डिज़ाइन चेंज कर दोगे, कलर जैसा बोला गया वैसे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी सर्टेन एक प्रोसेस है, और ये टॉप मैनेजमेंट से आता है बन के कि आपको ये रूल्स फॉलो करने। तो उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं रही, आपको एक सर्टेन एक बाउंड कर दिया कि आपको यही फॉलो करना और रेगुलर यही करना है, तो आप डेफिनेटली बात है, आपका क्या होगा, एलियनेशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि फिर व्हेन वर्कर बिकम मीन्स ऑफ सर्वाइवल रेदर देन क्रिएटिव एक्टिविटी, एलियनेशन इंक्रीजेस। अब जब बात ऐसी हो जाती है कि भाई एलियनेशन में, अब जब एलियनेशन में क्या होता है कि जब सर्वाइवल की बात आती है तो क्रिएटिविटी जो होती है आपकी साइड में चली जाती है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकर इन वेरी हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन बट रीचेस पीक इन, मतलब ये हर जो टाइम है, हर जो फेज़ है, चाहे वो प्रिमिटिव हो, चाहे वो प्राचीन काल हो, उसके बाद चाहे फ्यूडल वाला काल हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कैपिटलिज्म में ये चीज़ें क्या होगा, ग्रोथ इसकी होती जाएगी, प्रिमिटिव हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे एंशियंट हो, ठीक है। ऐसे अगर आप जाओगे तो आपको जो है कैपिटलिज्म में क्या होगा, आपका एलियनेशन बढ़ता चला जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ ऑफ एलियनेशन दो प्रकार की होती है, विद इन अ मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड अक्रॉस अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कैसे, जैसे एक ही उत्पादन की प्रणाली के भीतर एंड एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में, ठीक है। अब कैसे, ये इट इंक्रीजेज विद टाइम ऑफ मटेरियल फोर्सेज स्ट्रेंथ कंट्रोल टाइटन, जैसे स्लेव हो गया, सर्फ हो गया, वर्कर, एंड अक्रॉस एलियनेशन इंटेंसिफाई एज सोसाइटी प्रोग्रेस, लीस्ट इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड ग्रेटर इन कैपिटलिज्म। अब कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे, जैसे मतलब मैंने आपको बताया था, अभी फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उसमें एक ही प्रोसेस आपका बार बार चल रहा है। फिर अक्रॉस मोड ऑफ प्रोडक्शन में कैसे हो गया कि इतिहास में जैसे जैसे उत्पादन के तरीके बदलते हैं, विमुक्ता भी बढ़ती चली जाती है। तो वही हो गया, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में जो था, उसके बाद वो
किस में आ गए, फिर एंशियंट में मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गया, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म में आए तो उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बदल गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है एलियनेशन की। आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आता है कॉमोडिटी फेटिसिज्म, ठीक है, फेटिसिज्म और कॉमोडिटी या वस्तु पूजवाद, ठीक है, इसको अभी हम रुक के पढ़ते हैं, पहले एलियनेशन कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपको ये वाला टॉपिक बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अब उन्होंने 4 डायमेंशंस दिए, किसने, कार्ल मार्क्स ने 4 डायमेंशंस दिए कि भाई एलियनेशन होता कैसे है। उन्होंने 4 डायमेंशन बताया एलियनेशन। उन्होंने बताया कि एक तो एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे विमुक्ता किससे होती है, जो भी प्रोसेस है उत्पादन का उससे विमुक्ता हो जाती है। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उससे एलियनेशन, विमुक्ता किसी प्रोडक्ट से हो गई। एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर, जो आपके को वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर उनसे आपकी विमुक्ता हो गई। फिर एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, खुद से भी एलियनेशन हो गई। तो मतलब ये 4 हैं, जिसमें एक तो हो गया प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे, आप डेली आप एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो आप उससे ऑब्वियसली बात है उससे विमुक्ता हो जाएगी। फिर आपका प्रोडक्ट से हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट से कैसे भाई, ओनरशिप किस पे है, ओनरशिप देखी जाएगी ना, ओनरशिप वो तो कैपिटलिस्ट पे है। आप भले ही रेगुलर, आप जो भले इसमें सहायता कर रहे हो ये प्रोडक्ट बनाने की, बट आपने स्किल सेल करी, आपने प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, क्योंकि उसमें कैपिटल जो है वो ओनर का लगा हुआ है, ठीक है, तो ओनरशिप भी आपकी नहीं रही। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात हुई कि भाई आपके फेलो वर्कर्स, अब सेम ही लोग हैं, आप डेली उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, ठीक है, इतना टाइम तो आप घर पर नहीं गुजारते जितना आप उनके साथ गुजारते हो। तो फेलो वर्कर्स है कि रोज एक ही आदमी से बार बार वही मिलना, वही आएगा, वही नहीं रहा साथ, नहीं क्या है, ऐसा चलता है ना ऑफिस में। कई बार आप देखोगे कि ठीक है कि डेली एक किसी हो रहा है, बार बार बातें हो रही, कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं आ रही, नया इन्जॉयमेंट नहीं आ रहा, उसी आदमी से बार बार मिल रहे हैं आप, ठीक है, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, आपकी मजबूरी है वहीं रहना। तो ये क्या हो गया, वहाँ से भी एलियनेशन हो गया। फिर एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, जब जीवन में इतनी निराशा आ जाए कि भाई प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा, प्रोडक्ट के साथ भी नहीं है, लोग भी ऐसे मिल रहे हैं, तो वो खुद से ही निराश हो जाता है, तो उससे भी एलियनेशन हो गया, ठीक है। तो यही कार्ल मार्क्स ने बताया। सेम चीज़ वही हिंदी में लिखी है, उत्पादन की प्रक्रिया से विमुक्ता, उत्पादन में विमुक्ता, सहकर्मी में विमुक्ता और स्वयं से विमुक्ता। अब इन चारों में विषय वस्तु वस्तु संबंध का उल्टाव है, इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिलेशन है, आपस में ही इनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है रिलेशनशिप होता है। अब इसका सॉल्यूशन भी बताया कार्ल मार्क्स भाई साहब ने। उन्होंने बोला कि भाई जब थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आएगी ना लोगों में, ठीक है, तभी इसका एंड ऑफ एलियनेशन हो जाएगा, ठीक है, और वो कम्युनिज्म की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे सब लोग इक्वल ट्रीट होते हैं। अंडर कम्युनिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन रिस्टोर्ड कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी टू ह्यूमन, मतलब वहाँ पे साम्यवाद में उत्पादन में साधक समूह स्वामित्व होता है, ठीक है, श्रम रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन बनेगा, शोषण का माध्यम कम होगा वहाँ पे, ठीक है। अ ट्रू बीइंग ऑफ मैन इज रियलाइज्ड व्हेन लेबर बिकम क्रिएटिव एंड फुलफिलमेंट। तो ह्यूमन बीइंग, ट्रू बीइंग कब होता है, खुद का सेल्फ कब होता है, जब वो क्रिएटिविटी में अपना वो क्रिएटिव रहे और अपनी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती रहे उसकी, बट वहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ना हो, ठीक है, कैसा नेचर नहीं हो, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं हो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन उन्होंने कार्ल मार्क्स भाई साहब ने बताया। अब क्रिटिसिज्म भी इनका हुआ कि भाई सिर्फ एलियनेशन कैन ऑल्सो जनरेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नॉट ऑलवेज नेगेटिव। तो हमेशा के क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। विमुक्ता केवल नकारात्मकता नहीं, एक क्रिएटिव स्रोत का भी बन सकती है। डरखाइम ने बोला ने कहा कि समाज की संस्थाएं भी विमुक्ता को नियंत्रित कर सकती हैं। मतलब डरखाइम से सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन रेगुलेट, किस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, एलियनेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसी गोल्ड्रॉफे ने बोला कि मीन्स टू अचीव बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्कर की, जो जॉब की वजह से बहुत अच्छी जो लिविंग कंडीशंस बन सकती हैं, जो कि पहले नहीं होती थी सैलरी मिलने से पहले, ठीक है, प्रॉपर एक वो हो गया। तो कुछ फ़ायदे भी हैं एलियनेशन के, कोई नुकसान भी हैं। तो वही है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सोच समझ में आ गई कि भाई एलियनेशन क्या है, रेगुलर काम पे जा रहे हो, ये जा रहे हो, आपको जॉब में अपने स्किल सेल करी, आपको प्रॉपर पैसा मिल रहा है, बट आप उसके ओनरशिप नहीं हो, तो इससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो नहीं आ रही, ठीक है, इतना कैपिटल भी नहीं लगाना। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल रही तो आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बदल गया, ठीक है। आप सोशल इंस्टीट्यूशन से आप एलियनेशन को रेगुलेट कर सकते हो। कैसे भाई, बहुत सारी चीज़ें कल्ट हैं, उनमें आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी क्रिएटिव वर्क में पार्ट टाइम कर लो, 9 से 5 है, मतलब 9 से 5 है तो उसके बाद आप कुछ टाइम निकाल लो। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बताएं। जैसे मिडिल क्लास एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस एलियनेशन, वो भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वर्कर्स ही करेंगे, मिडिल क्लास लेबर भी तो एलियनेशन करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्कर की बात करी। फिर देयर ऑफ फॉल्स पर्सनैलिटी, फेक स्माइल, पोलाइटनेस, ये भी एक एलियनेशन का पार्ट हो सकती है। बट सिर्फ उन्होंने सिर्फ 4 चीज़ें बताई कि प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट प्रोसेस से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, प्रोडक्ट से, एलियनेशन खुद से, और एलियनेशन किससे, चौथी चीज़ एलियनेशन अपने सेल्फ से, और एलियनेशन अपने काम से, ठीक है, और कोवर्कर से। तो ये सारी चीज़ें एलियनेशन क्या है, ये भी पार्ट हो सकती है। लेकिन उसके साथ फेक स्माइल और ये सब भी हैं जो आपने कंसीडर नहीं करें। उन्होंने किसने बोला, सी रेटल मिल्स ने। फिर रॉबर्ट ब्लॉनर ने कहा डिग्री ऑफ एलियनेशन वेरीज विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ डिग्री ऑफ एलियनेशन बदल जाता है, ये कार्ल मार्क्स ने नहीं बताया, ठीक है। जैसे क्रिएटिविटी आ गई, VR आ गए, वर्चुअल रियलिटीज़ आ गई, RVR आ गए, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी एलियनेशन कई चीज़ दूर हुई ना,
कि भाई आपको डेली फ़ोन उठा के करना है, बात करना है, बट IVR टेक्नोलॉजी आ गई तो सेल्फ रिप्लाई दे देते, तो वहाँ से एलियनेशन से बच गए। फिर मैक्स वेबर ने कहा ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑल्सो लीड टू एलियनेशन। इनमें इन्होंने इसकी बात नहीं करी, जो ब्यूरोक्रेसीज होती है उसमें भी एलियनेशन होता है, बट कार्ल मार्क्स भाई साहब ने इसकी बात ही नहीं करी। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं क्रिटिसिज्म है जो कि आप डाल सकते हो, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ है, आपको एक तो थिंकर को याद रखना पड़ेगा कि किसने क्या बोला, और दूसरा आप उसको रिलेट कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप उसको विपरीत बोल दो, क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर छोड़ा था वो था कॉमोडिटी फैटिज्म का। अभी कॉमोडिटी फैटिज्म क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपने एप्पल फ़ोन ख़रीदा, उस एप्पल फ़ोन की आपकी ब्रांड पसंद है, आपको प्राइस भी अच्छा है, उसमें फ़ीचर्स भी उसके अच्छे हैं, तो आपने इस एप्पल फ़ोन में क्या देखा, यही चीज़ें तो देखी, और XY चीज़ देख लोगे जो इससे देखोगे मतलब काफ़ी स्मार्टफोन है, टेकी है, ठीक है, काफ़ी मतलब इसका लुक्स भी अच्छे हैं, फ़ोन्स के फीचर्स अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। बट इसके पीछे जो वर्कर की मेहनत लगी, जो एम्प्लॉयज़ की मेहनत लगी, वो तो आपने देखा ही नहीं, उनको तो आपने प्रेस करा ही नहीं कभी। आपने प्रेस किसको करा, एप्पल को करा और इनके प्रोडक्ट को करा, जो फ़ोन आपने लिया है ना। तो यही है बस कॉमोडिटी फैटिज्म, कि इनका जो इनकैपिटेंस कॉमोडिटी गेन एंड इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट मिस्टिकल पावर ओवर ह्यूमंस, ठीक है। वर्कर प्रोड्यूस गुड्स इन फैक्ट्रीज बट मस्ट बाय देम बैक इन द मार्केट। कॉमोडिटी एपियर्स टू हैव वैल्यूज इन देमसेल्फ, मतलब किसमें, इसमें वैल्यू देखते हो आप किसमें वैल्यू देखते हो, ये सारे गुण जो है ना, इसमें आप वैल्यूज देखते हो, ना कि लेबर ने जो प्रोड्यूस करा, लेबर दैट प्रोड्यूस देम, हाइडिंग लेबर द प्रोड्यूस देम, मतलब इसमें आप जो है कोई भी वैल्यूज नहीं देखते। तो कार्ल मार्क्स कहना चाह रहे हैं सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल टर्न्स इनटू रिलेशन बिटवीन थिंग्स, दिस इज कॉमोडिटी फैटिज्म। मतलब इनका रिलेशन जो हो गया थिंग्स के साथ हो गया, जो वर्कर काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत लगी, क्या वर्किंग कंडीशंस थी, कैसे उन्होंने काम करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसमें क्या शो हो रहा है, सिर्फ यही चीज़ शो हो रही है कि आप सिर्फ सोशल रिलेशन इस तरह से चेंज हो गया है कि मैन का थिंग्स से हो गया है, मैन का सोशल रिलेशनशिप इतना नहीं है। बस यही कॉमोडिटी फैटिज्म है, मतलब वस्तु पूंजवाद है। एक बार हिंदी में ही पढ़ देता हूँ मैं, पूंजीवाद में वस्तु कॉमोडिटी एक स्वतंत्र और रहस्यमयी शक्ति प्राप्त कर लेती है। श्रमिक जिन वस्तुओं को बनाते हैं उन्हीं की वजह से उन्हें ही बाजार में खरीदना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वस्तुएं खुद कोई मूल्य अंतर्निहित है, जबकि वस्तुएं मूल श्रम से, लेबर से आता है। मेन तो लेबर लग रही है ना, जिससे वो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आप प्रेस किसको कर रहा हो, वो प्रोडक्ट को प्रेस कर रहे हो, आप उनकी मेहनत भूल गए हो, वो किस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, कितनी देर तक काम कर रहे हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा आवर लगाए, हो सकता है, एंड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को आपको मिलेंगी, बट आप उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, आप सिर्फ आउटपुट पर ध्यान दे रहे हो, जो प्रोसेस हुई, जो उसमें इन्वॉल्व हुए उस प्रोसेस में, उसमें आपको ध्यान नहीं दिया। बस यही कॉमोडिटी फैटिज्म है। ये भी कार्ल मार्क्स ने अपनी जो दास कैपिटल बुक है 1867 में सेमिनल वर्क में जो है लिखा था। इतना समझ में आया आपको, एलिनेशन आ गया, कॉमोडिटी फैटिज्म आ गया। अब बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की, आगे बढ़ते हैं। फिर इनका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, क्लास स्ट्रगल, ठीक है, जिसमें हम मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड सोसाइटी दोनों को देखेंगे। पहले क्लास समझ लेते हैं, फिर स्ट्रगल, इसके बारे में क्लास स्ट्रगल आपको पता लग जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं क्लास जो है ना एक फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब समाज की एक मूलभूत इकाई है, क्या, वर्ग, यानी क्लास को हम वर्ग भी कहते हैं। अब ये इकाई तो है, बट किस तरीके के दो अपोजिंग फोर्सेस हैं सोसाइटी में, कैसे, एक तो है हैव्स और दूसरे हैं हैव्स नॉट, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति, जिनके पास कुछ नहीं है, दो विरोधी अपोजिंग क्लास में विभाजित है। मार्क्स ने कहा तो भाई, तो आपको समझ में आ गया, हैव्स और हैव्स नॉट्स में दो वर्ग में डिवाइड है क्लास। अब उस जो वर्ग है वो आप चूज नहीं करते हो, जैसे आप अपने पिता को चूज नहीं करते हो वैसे आप अपनी क्लास को चूज नहीं करते हो, ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। अ मैन बॉर्न इनटू अ सोसाइटी वेयर प्रॉपर्टी रिलेशंस आर ऑलरेडी डिटरमाइंड, ठीक है, जस्ट एज वन कैन नॉट चूज हिज फादर ही ऑल्सो कैन नॉट चूज हिज क्लास। ये कार्ल मार्क्स भाई साहब ने बोला, मनुष्य उस समाज में जन्म लेता है जहाँ संपत्ति संबंध पहले से तय है। बात तो सही है, पहले से तो तय है। किसी अगर एक बच्चा किसी भी सोसाइटी में पैदा हो रहा है, वो वहाँ पर डिसाइडेड होगी मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल में है या अपर हायर क्लास में, वो चूज़ नहीं करता। उसी तरह जैसे तरीके से जो वो अपने पिता को चूज़ नहीं करता, उसी तरीके से इसमें भी नहीं करता है, ठीक है। आया इतना समझ में, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो वही चीज़ है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी नहीं करता, ठीक है। वर्ग समाज को समझने के लिए मार्क्स के लेखन केंद्रित सिद्धांत है, ठीक है। क्लास एक बहुत सेंट्रल फोकल पॉइंट है क्लास को समझने के लिए, ठीक है, क्या, मार्क्स की जो समाज में क्लास को समझने के लिए एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है। वही मैंने आपको बताया था, अपनी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल में मार्क्स वर्ग को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, वो डेफिनेशन यहाँ, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रक्रिया के
प्रक्रिया में समान स्थिति रखने वाले लोगों को समूह, मतलब वही है जो प्रॉपर एक जैसे फैक्ट्री सिस्टम है उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने बंदे हैं वो सेम ही ग्रुप है, सेम ही क्लास है, ठीक है। तो वही एक ग्रुप को उन्होंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। उसी प्रकार से समाज में भी होता है। फिर परंतु मार्क्स के लिए वह केवल आर्थिक स्थिति नहीं, ठीक है, वह इसे संघर्ष की संभावना, पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में भी देखते हैं। कोई वर्ग भी सच्चा वर्ग बनता है, कोई वर्ग भी तभी सच्चा वर्ग बनता है जब उसे सदस्य और विरोधाभासी संबंधों के प्रति सचेत हो जाता है। तो उन्होंने यही बोला। तो यही जो क्लास है ना, यही जो क्लास है, ये इसमें पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखता है। कैसे? जैसे जैसे उन्हें शोषण के बारे में अपना पता लगने लगेगा, वो कॉन्शियस होने लगेंगे वो अपने शोषण के बारे में, तभी वहाँ पे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि ये जो है चेंज होने जा रही है सोसाइटी, ठीक है। वो सब अवेयर होने लगेंगे, कॉन्शियस होने लगेंगे, तो वही चीज़ समझ में आएगी आपको। तो कोई वर्ग तभी सच्चा वर्ग बनता है जब उसे सदस्य विरोधाभासी संबंध के प्रति सचेत होते हैं। A truly class exists only when people become aware of the conflicting relations within other classes। तो ये आपको समझ में आया बेहतर क्लासेस समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्लास इन सोसाइटी। अब क्लासेस का जो डेवलपमेंट है सोसाइटी में वो कैसे होता है, मैंने आपको बताया हैव्स और हैव्स नॉट होते हैं। फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटी से एडवांस फॉर्म में आते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन इमर्ज, सम इंडिविजुअल कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गिव राइज टू, जो कि हम अपने किस में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो 6 स्टेजेस थी वो हमने देखी थी, ठीक है। उसमें से 4 स्टेजेस ये थी कि भाई जो साम्यवाद था, क्योंकि प्राचीन समाज था जिसमें एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ठीक है। उस प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद आई आपकी एंशियंट सोसाइटी, फिर आती है आपकी सामंती समाज जिसे आपने फ्यूडल लॉर्ड्स कहा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी पूंजीवाद सोसाइटी। तो 4 सोसाइटी हुई। इसमें आपने देखा कि भाई आपका जो क्लास का कैसा है, एक था हैव्स जिसने स्किल बनाई, स्किल इंप्रूव करी अपनी, एग्रीकल्चर उगाना सीख गया, ठीक है। जिनको नहीं आता था उसके एग्रीकल्चर खाने के लिए इस पे डिपेंडेंट हो गए, उसके यहाँ स्लेव बन के वो काम करने लगे, जो ये कहने लगा। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। बस यही सेम चीज़ है, घूम फिर के वही आ रहा है कार्ल मार्क्स का कि भाई हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है, मतलब आपकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, उस हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में क्या है, इकोनॉमी बेस है, आर्थिक बेस ही तो है, इकोनॉमिक बेस। और आप मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करते हो, वो आपकी मटेरियलिस्टिक कंडीशन से होगा जिसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। वही आधार है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलप होने का। तो ये कैसे चलता आ रहा है, ये प्रिमिटिव से कैपिटलिस्ट में चलता आ रहा है, और यहीं क्या हो रहे हैं, सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, एक सेकेंड, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो परिवर्तन जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। जो इसको डेवलप करते रहेगा टूल्स वगैरह को, ये सारी चीज़ों को, उनको कैपिटलिज्म में मुनाफा होता रहेगा, और वो अपनी अब कैपिटल सोसाइटी में अपना करेंगे, वर्कर्स जो है उनके अंडर काम करेंगे। तो बस उसमें यही है आपको समझने की ज़रूरत। और जैसे ही वर्कर काम करेंगे तो आपको पता लगेगा सोसाइटी में सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है कि क्लासेस डिवाइड हो रही हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पैसे, ठीक है। तो 2 क्लास में डिवाइड हो गया। अब जैसे अब और थोड़ा इन डेप्थ जाए तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया, एलियनेशन हो गया। भाई अपनी क्रिएटिविटी छोड़ दी तो बीइंग से सोशल बीइंग हो गया, क्रिएटिविटी भी नहीं हो रही है, पैसे कमाने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी बीइंग को, क्रिएटिविटी को हाइड कर रहे हो। उसकी वजह से क्या आ रहा है, एलियनेशन आ रहा है। एलियनेशन कितने टाइप का हो गया, आप खुद से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, ठीक है, प्रोडक्ट से, फिर उसके बाद खुद से, अपने कोर वर्कर से। तो बस यही सारी चीज़ें होती रही। तो बस यही बेसिक का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से यही इन्होंने क्लास बताया। अब उन्होंने कार्ल मार्क्स ने जो पोटेंशियल देखा वो क्लास में ही देखा, ठीक है। कौन सी क्लास में, जो वर्कर क्लास थी उनमें पोटेंशियल देखा कि कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट करें जब इनको पता लगेगा कि इनका शोषण हो रहा है, ठीक है। इनको अमीर नहीं बनने दिया जा रहा, गरीब के करीब रखा जा रहा है, सिर्फ अपनी स्किल सीख रहे हैं और पर मंथ जो है सैलरी लेते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्लास पोलराइजेशन की। क्लास पोलराइजेशन में होता है कि ध्रुवीकरण में, बेसिकली इसको वर्ग ध्रुवीकरण कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बोर्जिफिकेशन होता है, बोर्जियोफिकेशन, जहाँ पे आप अपवर्ड और मूव कर जाते हो, मिडिल क्लास वाले और अपवर्ड मूव कर जाते हैं, इनको पैसा मिल जाता है। और जो डाउनवर्ड मूवेबिलिटी होती है प्रोलेटेरियनाइजेशन की, जिसमें क्या होता है, मध्यम वर्ग निचले गिरकर श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाते हैं मिडिल क्लास। तो क्या हो गया, मिडिल क्लास है, ऊपर गया अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो बोर्जिफिकेशन हो गया, ठीक है, नीचे गया तो प्रोलिफरेशन हो गया, ठीक है, यानी निम्न गतिशीलता। अब ये कौन जा रहा है, मिडिल क्लास जा रहा है, और ज़्यादा पैसा कमा लिया और पहुंच गया, नहीं आया तो श्रमिक वर्ग में चला गया, ठीक है। ये क्लास, तो
जो विद पोलराइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों इंटेंसिफाई हो जाते हैं। इतना समझ आया। ध्रुवीकरण के साथ शोषण, एक्सप्लॉयटेशन और वर्ग संघर्ष, ये दोनों बढ़ता है और बढ़ता ही है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ता। अब इन्होंने दो चीज़ें बताई। क्लास, टू फॉर्म्स ऑफ क्लासेस हैं, जो क्लास इन इटसेल्फ है और क्लास फॉर इटसेल्फ है। क्लास इन इटसेल्फ में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे क्लास जिस वर्ग में है, वर्कर हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, अनअवेयर ऑफ द शेयर्ड क्लास पोजीशन, और उनको पता भी नहीं रहता कि वो एक सिमिलर क्लास जो है वो क्या कर रहे हैं, सिमिलर क्लास पोजीशन पे है, ठीक है। ये सिर्फ एनालिटिकल कैटेगरी है जिसमें हम समझते हैं कि जो पोजीशन है प्रोडक्शन रिलेशन की आपस में एक दूसरे के बीच, जैसे कि प्रोलेटेरिएट इन क्लास इटसेल्फ बिकॉज इट्स मेंबर शेयर अ कॉमन कंडीशन, लैक ऑफ ओनरशिप एंड ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक है, वो एक ही कंडीशन जो है वो प्रिवेल करेगी, कौन सी, कि क्लास इन इटसेल्फ वाली, जहाँ पे क्या होगा, एक सेम शेयर्ड कॉमन कंडीशन सर्वाइव करेंगे, और वो कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी लैक ऑफ ओनरशिप, ठीक है, एंड मीन्स किसमें, ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर दे अंटिल दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन दे रिमेन ओनली अ क्लास इन इटसेल्फ। जब तक उनको जो है सचेत अवस्था में नहीं आएंगे, उन्हें नहीं पता लगेगा कि जब तक कॉन्शियस नहीं होंगे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे ही उन्हें पता लगेगा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो क्लास फॉर इटसेल्फ में आ जाएंगे, वो अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। when worker become aware of their own common interest in exploitation, ठीक है, they develop class consciousness and become a class for itself. दिस इज सब्जेक्टिव एंड सेल्फ अवेयर। मतलब वही चीज़ है कि अगर वो उन्हें शोषण का अपना पता लग गया, उसके बारे में वो सचेत हो गए, तो वो क्या बन जाएंगे, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, एक ही उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने विचारों को अलग अलग रख रहे हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सोशल क्लास, ठीक है। फिर वही मैं आपको हिंदी में अभी पढ़ के बता देता हूँ, अभी समझ लो आप। इन दिस स्टेज वर्कर कैन यूनाइट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एंड एक्ट कलेक्टिवली। तो ये वही बात हो गई ना, किसके लिए काम करें, आगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट होंगे, कलेक्टिव होगी, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम्युनिज्म वाला आ रहा है। इसलिए कम्युनिस्ट को जो है, कम्युनिज्म फिलोसफी में यही होता है कि कोई ना स्टेट होगी ना कुछ होगा, सब इक्वलिटी के जो है वो फॉलो करेंगे। फिर 10 द ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्स बिकमिंग अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। अब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन क्या होगा, कब होगा, जब सब लोग क्लास कॉन्शियस में अवेयर हो जाएंगे अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, उनका जहाँ पे भी शोषण हो रहा है या जहाँ पे भी उनका क्या हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है विद इन द फैक्ट्री सिस्टम या इकोनॉमिक्स या कैपिटलिस्टिक रिजीम, ठीक है। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। अब ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन, कलेक्टिव वर्क्स इन फैक्ट्रीज, द वाइडिंग गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, मैकेनिकलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन। मतलब वही हो गया कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, अब तो लिमिट पार हो गई, अब इससे ज़्यादा जो है एलियनेशन, सॉरी एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं झेल सकते। तब एक क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि अब हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, तो रेवोल्यूशन होगा। ऐसी कलेक्टिव को वर्कर्स को ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, जो गैप्स हैं हैव्स और हैव नॉट्स के, जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके बीच में गैप आ जाए, ठीक है, मैकेनाइजेशन हो जाए ऑफ द वर्कफोर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, तो इससे जो है क्या होगा, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में आप जो है पहुंचोगे। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी द ट्रांजिशन एक्सेलरेट बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शंस आर मोस्ट इंटेंस एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिटल सोसाइटी में जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, पहले इतने तीव्र नहीं होते थे, बट इस टाइम पे कैपिटल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस, मतभेद, ठीक है। द कैपिटल सोसाइटी बाय इट्स वेरी नेचर इज अनस्टेबल बिकॉज इट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास और कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लेंगे, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। स्वयं में वर्ग मतलब हो गया कि भाई आप कॉन्शियस नहीं हो कि आपका शोषण हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी मर चुकी है, ठीक है। वहीं क्लास फॉर इटसेल्फ में क्या हो रहा है, जब आपको पता लग जाता है आपका शोषण हो रहा है, ठीक है, क्या शोषण की स्थिति को पहचानने लगते हैं, अवेयर होने लगते हैं, तो क्या करते हैं आप, सब्जेक्टिव हो जाते हैं, संज्ञात्मक हो जाते हैं, आप वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियस में विकसित होने पर बनता है। ये कब बनेगा, जब आपको क्लास की क्या होगी, चेतना का विकास होगा। इस अवस्था में श्रमिक एकजुट होकर पूंजीपति के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम हो जाते हैं, वही रिवोल्यूशन करेंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, और परिवर्तन समाज में सोशलिज्म की दिशा में कदम रखेंगे, ठीक है। फिर क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तन, वो परिवर्तन कैसे होगा, एक्सप्लॉयटेशन जब आपका बढ़ेगा, कारखानों में सामूहिक श्रम होगा, कम्युनल वर्किंग होगी, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच जो संबंध होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, यांत्रिकरण और कार्यबल की एक मतलब होमोजेनाइजेशन, एक रूपीकरण। तो जब ये चीज़ें होंगी तो क्लास इन से फॉर की तरफ आप जो है बढ़ोगे, ठीक है, यही कार्ल मार्क्स ने बोला है। फिर क्लास स्ट्रगल, अब यही क्लास स्ट्रगल का पार्ट बनता है, कैसे, जो कार्ल मार्क्स ने बोला कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हियर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। क्लास स्ट्रगल एक्ट एज अ मोटर ऑफ द हिस्ट्री। क्लास स्ट्रगल वो हमेशा किसकी तरह, मोटर की तरह काम करता है। इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन द हैव्स एंड
उनके कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व होता है, डिमांड ऑफ न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ओ रिलेशन केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद न्यू वन प्रोड्यूसिंग क्लास स्ट्रगल। तो वही बात हो गई कि भाई प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसके बाद एंशियंट सोसाइटी आई। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें भी क्लास स्ट्रगल हुई। कैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी में आदि मानव थे, वो कुछ उन्हें कुछ आता नहीं था, जिसने टूल डेवलप कर लिए और जिसके पास नहीं थे वो इन पर डिपेंडेंट होने लगे। तो क्लास यहाँ पे भी सेग्रीगेट हो गई, क्लास 1 क्लास 2। अब इन दोनों में फिर जब ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगा, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। और जब रिवोल्यूशन होगा तो फिर ट्रांजिशन में चेंज आएगा। फिर एंशिएंट सोसाइटी आई, फिर जहाँ पे किसी के पास आयरन था, किसी के पास नहीं था, तो जिनके पास था उन्होंने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा और क्या करी, ग्रोथ हुई उनकी। ऐसी सेम पे फ्यूडल लॉर्ड्स में आ गए, ठीक है, सामंतवादी में उस किसी का लैंड था और बहुत लोगों के पास नहीं था, तो उनके पास क्या दास की तरह काम करने लगे, मतलब स्लेव की तरह काम करने लगे। फिर जब इनका शोषण ज़्यादा होने लगा फिर ट्रांजिशन आया, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई। अब रिसेंट में चल रहा है कि भाई वर्कर्स चल रहे हैं, जब भी शोषण होता है, लेबर लॉ खराब होता है तो ये चढ़ पड़ते हैं इन लोगों पे। तो यही एक प्रोसेस चलता आ रहा है। और ये इसमें से जब ये क्लास और अपर क्लास और मिडिल और लोअर क्लास में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो उससे रिवोल्ट होता है। उसके बाद जो है नया क्या आता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है, नए क्लास स्ट्रगल से नए रिजाइम का, नए उसका किसका इवॉल्व होता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फ्यूडल सोसाइटी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, इमर्ज व्हेन द मोबाइल लेबर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना। मतलब यही है जो मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेजेडी टू फार्स, मतलब त्रासदी से प्रहसन तक। ठीक है, अब ऑब्जर्व द हिस्ट्री ऑफन रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ विद अ ट्रेजेडी देन एज अ फ्यूर। तो ये कार्ल मार्क्स की जो लाइन से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी देन एज अ फास्ट। सामंतवादी युग में किसानों सर्व की मदद कुछ उभरते पूंजीपति ने की, लेकिन परिणाम वही शोषण का रहा। पुराने शोषण की जगह अब नया शोषण आ गया, यही त्रासदी प्रसरण का चक्र है। तो मतलब पहले क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स का इनका जो स्लेव्स का शोषण करते थे। अब शोषण उस टाइम पे प्रोसेस अलग थी शोषण करने की, ठीक है। अब करंट में आ गया, शोषण अब भी हो रहा है, ठीक है, जो इनका शोषण कर रहे हैं स्लेव का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सिंपल है कि पहले जो प्रोसेस होती थी शोषण करने का, अब चीज़ बदल दी है, ठीक है। पहले बॉन्डेड लेबर होती थी, आज भी बॉन्डेड लेबर है, ठीक है। आप 9 घंटे से पहले नहीं जा सकते, आपको 9 घंटे वर्किंग आवर, 8 घंटे वर्किंग आवर ऑफिस में कंप्लीट ही करने हैं। काम होगा तो सैलरी कटेगी। बट शोषण तो आज भी हो रहा, और तब भी हो रहा था, तब मार कूट के होता था, अब आपकी सैलरी काट के हो लेता है। तो सेम चीज़ है कि ट्रेजेडी टू फार्स। तो मतलब ये क्या है, हिस्ट्री चल रही है फ्रॉम ट्रेजेडी टू फार्स, मतलब यही चलता रहेगा, शोषण के तरीके बदलते रहेंगे, शोषण तो होगा। और वो कौन करेगा, कैपिटलिस्ट करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं। कैपिटलिज्म एंड रिवोल्यूशन। इन कैपिटलिज्म एलिनेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट रीचेज देयर पीक। कहाँ पहुँचते हैं, तो अपनी पीक पे कब जाएंगे, ठीक है। एलिनेशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट रीचेज देयर पीक। इन अर्लियर सोसाइटी चेंज वर ओनली कॉस्मेटिक्स, बट इन कैपिटल ट्रांसफॉर्म बिकम क्वालिटेटिव। व्हेन वर्कर डेवलप सफिशिएंट क्लास कॉन्शियसनेस, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशन बिकम इनएविटेबल। तो वही बात है भाई कि पूंजीवाद में विमुक्ता, एलिनेशन, वर्क संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। एलिनेशन और या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, ये दोनों अगर अपनी चरम सीमा पर पीक पर पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा, क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट होगी। और क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट हुई तो भैया बवाल होना तय है, रेवोल्यूशन तो होगा, उसकी वजह से समाज में फिर नया चेंजेस आएंगे, सीधी सी बात है। इतना समझ में आया, यही आपका पूंजीवाद और क्रांति का पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल फिर कुछ मैच्योर कंडीशंस हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी हो गई, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन एनिमी, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल मास। तो यही सारी चीज़ें आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर ट्रांजिशन टू सोशलिज्म टू कम्युनिज्म, ठीक है, सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ कैसे जाओगे। आफ्टर द जब रेवोल्यूशन होगा, क्लास कॉन्शियसनेस होगी, रेवोल्यूशन आएगा, वर्कर सीज द स्टेट, वर्कर जो स्टेट को सीज कर देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कलेक्टिवली ओन्ड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जितनी ज़रूरत और जितनी जिसकी क्षमता उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। इससे मानना है कि ये चीज़ आपकी क्या होगी, आफ्टर सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने की तरफ, मतलब समाजवाद से साम्यवाद की ओर जो है जब आप संक्रमण करोगे यहाँ यानी बढ़ोगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मटेरियल कंडीशंस होती हैं जिससे क्या होता है, समाज में सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। उस सोसाइटी से क्या होता है, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब प्रिमिटिव से कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाती है। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में शोषण कैसा हो रहा है, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में हो रहा है। वर्कर्स, ठीक है, जब इनको पता लगता है ये वर्कर्स का शोषण कर रहे हैं, इनको कॉन्शियसनेस आती है, और जब कॉन्शियसनेस आती है तो क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा, और वर्कर उनके बीच में रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये अब जब रेवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, सोशलिज्म होगा,
कि भाई एकदम से सीज कर देंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद अबॉलिश कर देंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, स्टेट को सीज कर देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देंगे, और कैसे बांट देंगे, अपनी उनकी एबिलिटी के और उनकी ज़रूरत के अनुसार बांट देंगे, फिर वो कम्युनिज्म में आ जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स भाई साहब का ये कॉन्सेप्ट था, बट हम कैपिटलिज्म तक तो पहुँचे हैं, बट ये कंडीशंस जो है जस्टिफेबल नहीं दिखती, तो इनका ही बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म को क्लास थ्योरी पढ़ लेना, जो मैंने बताया यही है, बस नाम याद कर लेना थिंकर्स के। मैं आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो है आपका इजी कर देंगे क्या एग्जाम्स को निकालना। जैसे ही क्लासिकल थिंकर्स कवर होंगे मैं आपका एक एमसीक्यू का सेशन ले लूँगा, डोंट वरी, हम अभी 1.5 महीना हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे सब। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको पेपर 1 भी पढ़ा दूं, बट उसकी मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता, बट मैं सोशियोलॉजी जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्लास स्ट्रगल, और हम बढ़िया नंबर से पास होंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना, कौन से समझ गए आप नेट वैसे ही पास कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मॉडर्न मार्क्सिज्म एंड इट्स रिलेवेंस, इससे पहले क्या देखा था, अच्छा क्रिटिसिज्म क्लास स्ट्रगल, ये आप पढ़ लेना, नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। मॉडर्न मार्क्सिज्म, अब भैया मार्क्सिज्म का आज के टाइम में रिलेवेंस क्या है, तो थोड़ा सा आप सोचना, इसको पढ़ लो, वही चीज़ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हो सारे, यही कंक्लूजन है इनके बारे में। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस। हम ये क्या, हमारा डर्कहाइम कवर हो गया, हमारे कार्ल मार्क्स भाई सब कवर हो गए। अब बचा है हम हमारे वेबर, मैक्स वेबर, तो इनको हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे 2 लेक्चर्स में। इनके ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट 3-4 ही हैं, जिसमें इन्होंने किस पे बात करी है। एक तो इन्होंने इंटरप्रिटेटिव अप्रोच है इनकी, ठीक है, कौन सी अप्रोच है, इंटरप्रिटेटिव, जिसमें इंडिविजुअल की भी बात करते हैं, अभी सब सोसाइटी की बात कर रहे थे, ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच पे ध्यान देंगे। फिर इनका ब्यूरोक्रेसी आता है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म आता है, फिर इसी में इंटरप्रेटेटिव अप्रोच को वर्स्ट हैंड में देखते हैं, ये प्लस आइडियल टाइप बनाएंगे ये। ठीक है, फिर कुछ पर्सनैलिटीज़ बताएंगे, कैरिस्मेटिक, लॉजिकल, रीगल, रेशनल, ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गया। तो ये 5-6 कॉन्सेप्ट है, ये हम मे भी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो क्लासिकल थिंकर कवर हो जाएगा। फिर मैं इसके एमसीक्यूज़ आपसे कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ PYQ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।